हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू विद्या आराधना एकेडमी। मेरा नाम है सौम्यजीत और आज अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज का। आई होप आपको पिछले लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे एंड आज हम कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन को एक साथ क्यों रखा है मैंने, क्योंकि इकोलॉजी के साथ एवोल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। इकोलॉजी कैसा है उसके हिसाब से एवोल्यूशन भी चलता है। चलिए जल्दी देखते हैं कि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन से आपको 18% क्वेश्चंस मिलते हैं एंड अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे पर ईयर तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन से आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चिपको मूवमेंट इन द ईयर 1974 इन गढ़वाल हिमालयस इन्वॉल्व्ड व्हाट? ऑप्शन ए प्रोटेक्टिंग टाइगर्स, ऑप्शन बी प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन बाय प्लांटिंग ट्रीज, ऑप्शन सी preventing pollution by closing down industries, and option D hugging trees to prevent the contractors from falling them. ये जो आंदोलन था चिपको मूवमेंट का, ये बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन था हमारे हिस्ट्री में, क्योंकि पहली बार जो रूरल विलेजेस के जो वुमेन है वो खुद इस कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट जाके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेजेस है वो बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। इन द ईयर 1974 द लेडी वाज गौरा देवी एंड 27 other brave women who hugged the trees and in protest of falling of trees in the forest. So फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था ये चिपको मूवमेंट। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर का है। आंसर है बाय द वे डी, हगिंग ट्रीज टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम फेलिंग देम। अभी ट्रीज से हमको ऑक्सीजन मिलता है, बट ऑक्सीजन का हाई स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हाल होता है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? Which one of the following reactions is catalyzed by high energy ultraviolet radiation in the stratosphere? Option A, oxygen molecule plus oxygen gives rise to ozone, O3. Oxygen molecule gives rise to singlet oxygen, O. Ozone molecules give rise to 3 molecules of oxygen, and last singlet oxygens give rise to oxygen molecule. अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन्स में, एंड ये जो सिंगलेट ऑक्सीजन्स है वो जाके ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके बनाते हैं ओजोन। सो इसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करना टू सिंगलेट ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर है बी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू सिंगलेट ऑक्सीजन्स। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये बस आपको पता नहीं होना चाहिए, ये आपको फील करना है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? एज फार एज वी नो कि अर्थ एक लौता प्लैनेट है जहां पे लाइफ फॉर्म्स है, तो इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइफ क्या है? पहला तो आपको पता ही होगा, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे सन के बारे में। तो सोलर रेडिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी, if not the only important energy that we need for sustenance of life on this earth. But apart from that, what is it? Is it the inorganic substances? Option, by the way, A में light inorganic substances, B में inorganic substances, organic substances, C में light organic substances, and D में nitrogen and carbon dioxide. टेक्निकली अगर हमको लाइट पता है तो ऑप्शन बी और डी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना?
तो लाइट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या लाइट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमको मिलता कहाँ से है दोस्तों? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमको मिलता है प्लांट से या ऑटोट्रॉफ से, है ना? सो वो कहाँ से बनाते हैं? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. आप अगर फोटोसिंथेसिस याद करेंगे तो फिर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर ऑल इनऑर्गेनिक. मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. सो द सबस्ट्रेट्स आर ऑल इनऑर्गेनिक. सो करेक्ट आंसर है ए, लाइट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना? यहां पे मैंने एक छोटा सा विजुअल डाला था जिसमें आपको पता चलेगा कि सोलर एनर्जी से जो ऑटोट्रॉफ्स है वो कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं. एंड दिस इज द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम. द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स gives nutrients to the primary consumers or the herbivores. Herbivores then give nutrients to the secondary consumers called the small carnivores, and then to the tertiary consumers called large carnivores. अभी large carnivores के बाद भी एक है जो scavengers है दोस्तों, वो भी important है ना? ये एक next question का clue है. आ रहा हूँ अगला क्वेश्चन. उससे पहले आंसर है ए, लाइट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. करेक्ट. नेक्स्ट, which of the following is detrimental to soil fertility? Saprophytic bacteria, nitrosomes, nitrobacter या pseudomonas? अभी हम बात कर रहे थे कि सॉइल से मिनरल्स मिलता है. मिनरल्स के अलावा भी हमको कुछ बाउंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. इसके लिए हमको चाहिए होता है राइजोबियम या राइजोबियम टाइप के बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके मॉलिक्यूल्स में लगा देते हैं. तो ऐसे बैक्टीरिया जो है इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, नाइट्रोसोम से नाइट्रोबैक्टर. सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या है फिर? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको अगर याद है तो जो कार्कसेस है, जैसे प्लांट कार्कस या प्लांट डेड बॉडीज या एनिमल डेड बॉडीज, उनको ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता है? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हेल्प करता है. सो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऑल्सो गिव्स राइज टू न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. सो व्हाट आर द थिंग्स, which one of these options will give rise to a soil detriment? यहाँ पे देखिए, plant matter is turned into soil, bringing with it nutrients and carbon. Soil microbes release some stored nutrients from plant matter, saprophytic bacteria, making them more available to the plants. Nutrients released by microbes are taken up by other plants, and then microbes generate more organic matter. So this helps in the fertility of the soil. So among all these, I see a culprit, Pseudomonas. Pseudomonas, you're sus. Because Pseudomonas is a denitrifying bacteria that converts nitrates into other nitrogen compounds and nitrogen gas. है ना? So Pseudomonas जो है वो अपना imposter निकला. Pseudomonas is the correct answer. Answer D, Pseudomonas. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. ये अगला दो क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है एंड आइडेंटिकल है एकदम. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन. द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, एट द मिडल ऑफ द फूड चेन, at the top of the food chain or at any level of the food chain. अगर अभी आप कह सकते हैं कि कोई भी लेवल पे मिल सकता है ना, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं. एक वाटर बॉडी जहां पे स्पिलेज हुआ है, तो वहां पे जो हार्मफुल या पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस है वो पहले कौन लेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो लेकिन उनके बॉडी मास के हिसाब से वो ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन उनके ऊपर भी एक और स्ट्रेटा है, जो ऑर्गेनिजम्स उनको खाते हैं, वो छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. तो एक छोटा फिश
कितना ले पाएगा, से 1 मिलीग्राम ऑफ द पॉल्यूटेंट इंजेस्ट करेगा। लेकिन ऐसे ही 10 छोटा फिश खाएंगे एक बड़ा फिश, तो उसके बॉडी में कितना हुआ, 10 मिलीग्राम आ गया, है ना। सो ऐसे ये मैग्नीफाई होता रहता है। इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे जो छोटे 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 आपको प्रॉन्स दिख रहे हैं वो, या फिर प्लैंक्टन्स या फिर जो भी है, वो छोटे ऑर्गेनिजम्स है, वो छोटे अमाउंट में ही पॉल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन जब इनको खाया जाता है बड़े फिश, तो बड़े फिश के बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता रहता है। एंड वो फिश को जब खाता है ये बेयर, तब ये बेयर के बॉडी में वो और भी पोल्यूशन या पोल्यूटेंट एक्यूमुलेट करता रहता है। इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, ऑप्शन सी, एट द टॉप ऑफ द फूड चेन द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ये, चलिए पढ़ते हैं क्या है। Which among grass, goat, tiger and vulture in a food chain will have the maximum concentration of harmful chemicals in its body due to contamination of pesticides in the soil? एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए ग्रास, सिंस इट ग्रोस इन द कंटेमिनेटेड सॉइल। सोचिए, पहला ऑप्शन है प्राइमरी रादर प्रोड्यूसर्स, है ना। सेकंड है गोट, सिंस इट ईट्स द ग्रास, यह है प्राइमरी कंज्यूमर। टाइगर, सिंस इट फीड्स ऑन द गोट विच फीड्स ऑन द ग्रास, यह है अपना सेकेंडरी कंज्यूमर। सॉरी। एंड लास्ट vulture, since it eats the tiger which in turn eats the goat which eats the grass। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप आर्ट बनाया था, जहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप ग्रास का देखोगे तो पेस्टिसाइड लेवल कम है ना। गोट खाता है ग्रास, तो यहाँ पे पेस्टिसाइड लेवल बढ़ गया। नेक्स्ट है टाइगर्स खाते हैं गोट, तो उनके अंदर पेस्टिसाइड लेवल और भी बढ़ गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कैवेंजर है अपना वल्चर, जो पेस्टिसाइड, जिसके बॉडी में पेस्टिसाइड लेवल सबसे ज्यादा होंगे, है ना। सो आंसर यहां पे है डी वल्चर, द स्कैवेंजर हुज पेस्टिसाइड लेवल्स वुड बी द हाईएस्ट, है ना। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इंटरेस्टिंग है। A few rabbits are introduced in an uninhabited island with plenty of food. If these rabbits breed in the absence of any disease, natural calamity and predation, which one of the following graphs best represent the population growth? आप अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्लॉट्स दिए गए हैं। पहला वाला प्लॉट में ये बढ़ता ही जा रहा है। बी प्लॉट में ये बढ़ के एक प्लेटो फॉर्म कर रहा है। सी प्लॉट में यहां पे देखेंगे तो ये एक वेवी हो रहा है। और डी प्लॉट में ये उठ के फिर गिर गया है। ये प्लॉट्स का मतलब क्या है? पहला प्लॉट तो अगर ऐसा होता कि अनलिमिटेड फूड होता, अगर अनलिमिटेड फूड है तो वो बढ़ता ही जाएगा, कोई स्लो डाउन करने का कोई चांस ही नहीं है। ये जो सी प्लॉट है, यहाँ पे अगर डिजीज होता है तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ गया, फिर डिजीज हुआ, घट गया थोड़ा, फिर बढ़ गया, फिर डिजीज हुआ, घट गया। समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ तक पॉपुलेशन आराम से ग्रो किया है, उसके बाद एक डिजीज आने की वजह से पॉपुलेशन थोड़ा घट गया, फिर डिजीज से जब रिकवर किए तब पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ा, फिर जाके डिजीज के लिए थोड़ा सा घट गया। ऐसे है डिजीज वाला पॉपुलेशन। अगर प्रेडेटर्स होते, सोचिए यहाँ पे अगर कुछ वुल्व्स या हाइना टाइप का कुछ है जो रैबिट्स को खाते हैं, तो यहाँ पे जब भी ये बढ़ जाएगा, प्रेडेटर्स उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करने लगेंगे एंड उसका पॉपुलेशन घटना शुरू कर देगा, है ना। सो बचा क्या? ये
देखिए प्लेंटी ऑफ फूड कहाँ है, अनलिमिटेड नहीं है। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बी। क्यों, यहाँ पे देखिए आराम से ग्रो कर रहा है, लेकिन जब एक फूड का एक शॉर्टेज आ रहा है, शॉर्टेज भी नहीं कहूँगा, एक बैलेंस आ रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम में चल रहा है ना। यहाँ पे एक पॉपुलेशन पीक पहुंचने के बाद ये और बढ़ नहीं पाएगा, ये प्लेटो बन के रहेगा। जितना जितना रैबिट्स पैदा हो रहे हैं उतना ही रैबिट्स मर रहे हैं। सो ये एकदम स्ट्रेट लाइन प्लेटो बनेगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जेनेटिक्स में भी देने के लिए सोचा था, लेकिन इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बेटर लगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पॉपुलेशंस इज बेस्ट डिफाइंड एज ऑप्शन ए जीन फ्लो, ऑप्शन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी जेनेटिक शिफ्ट, या डी स्पीशिएशन। स्पीशिएशन हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट, ये तीन चीजें क्या है वो सीख लेते हैं। जीन फ्लो में क्या होता है, जैसे दो पॉपुलेशन है बटरफ्लाइज का, यहां पे एक पॉपुलेशन को एक एडवांटेज है। जस्ट फॉर एग्जांपल सोचिए ये पॉपुलेशन को एक एडवांटेज है कि ये नेक्टर ज़्यादा बेटर डाइजेस्ट कर सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से अगर एक इंडिविजुअल जाके ये पॉपुलेशन में पहुँचे, तो यहाँ पे ये ब्रीड करके ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है या कैरेक्टर है, इसको इस पॉपुलेशन में दूसरे पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसको हम कहते हैं जीन फ्लो, जीन फ्लो बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है। अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट क्या है, अगर हम देखें तो एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ वेरिएशन हुआ, मतलब से अगर कोई ऐसा प्रोटीन हो या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो एडवांटेज दे रहा है, उसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक ही पॉपुलेशन के लाइन में वो एडाप्ट कर रहा है धीरे धीरे। और ऐसा भी हो सकता है कि दो ऐसे कैरेक्टर्स मिल गए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड एडेप्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं, तो वहां पे जो नया म्यूटेंट बनेगा या फिर जो नया स्ट्रेन बनेगा, उसको हम कहते हैं जेनेटिक शिफ्ट, एकदम शिफ्ट कर जाता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक शिफ्ट आपको पता चल गया क्या है। यहां पे ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ए, जीन फ्लो, है ना। नेक्स्ट, स्पीशिएशन। द मोड ऑफ स्पीशिएशन mediated by geographical isolation is referred to as what? Adaptative, allopatric, parapatric और sympatric। ये नाम भी क्या है, चलिए देखते हैं स्पीशिएशन क्या होता है। आपके पास एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है ऐसे, है ना, ये तीन ग्रीन जो है। तो पहले ऐसा क्या होता है, कभी कभी एक एक करके देखते हैं, पहले एलोपैट्रिक देखते हैं। ऐसा कभी होता है कि एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है या फिर कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों ये तो पॉपुलेशन है, ये एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है, ये दो पॉपुलेशन अलग हो जाते हैं, इनमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई और ट्रेट्स आ जाता है। तो उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फिर से मिल गए, इन दिस केस। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे भी रह सकते हैं ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड। अगर ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है तो एलोपैट्रिक कहते हैं हम लोग, एलोपैट्रिक, है ना। तो पहले हमको आंसर तो मिल ही गया, यहाँ पे बी है आंसर, एलोपैट्रिक। लेकिन बाकी दो स्पीशीज क्या है वो भी सीख लेते हैं, जब चांस मिला है तो क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक छोटे से ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को एक नया नीश मिल गया है। नीश क्या होता है, एक नया सा छोटा सा कॉर्नर मिल गया जहां पे वो खुश रहता है। तो वहां पे जब भी वो नीश में ग्रो कर रहे हैं तो वो स्पीशीज थोड़ा अलग हो जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं हम पैरापेट्रिक स्पीसीएशन, जो डिफरेंट नीश में ग्रो कर रहा है। और लास्ट है सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक में क्या होता है,
आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ना? पॉलीमॉर्फिज्म होता है डिफरेंट जीन म्यूटेशंस जो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस करता है बॉडी में. सो पॉलीमॉर्फिज्म के वजह से यहाँ पे देखिए एक डॉट है, वो डॉट एक नया स्पीशीज का जन्म दे रहा है एंड वो धीरे धीरे ब्रीड करके उसी पॉपुलेशन के अंदर एक नया सबसेट बना रहा है. तो उसको हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. तो हमने 3 टाइप के स्पेसिएशन सीखा, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक, एंड क्वेश्चन का आंसर है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. चलिए अभी थोड़ा गंदे बात करते हैं. ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, नाइट्रेट्स होता है, अमोनिया होता है. अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का बात कर ही रहे हैं तो फिर एक चार्ट निकाल लेते हैं. कौन क्या करता है ना? अगर यूरिया प्रोड्यूस करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो उसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक्स. यूरियोटेलिक्स कौन करता है भाई? मैमल्स करते हैं, हम लोग करते हैं. यूरिक एसिड अगर कोई फॉर्म कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से तो उसको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक्स. यूरिकोटेलिक्स है ना? एग्जाम्पल क्या है? अपना बर्ड्स है. सो यूरिक एसिड, आंसर इज बी, यूरिक एसिड. एनीवे, और लास्ट है एमोनिया. जो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम कहते हैं एमोनोटेलिक्स. तो एमोनोटेलिक्स कौन करते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं, है ना? उनके लिए बेटर होता है. तो यहाँ पे एक ये बर्ड के लिए एक एम्बैरेसिंग पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लोका है. ये क्लोका से वो बर्ड एक ही साथ एक्सक्रीटरी एंड उसका जो फीसिस है एक साथ वो ये कर सकते हैं, क्या नाम है, एग्जूट कर सकते हैं. सो इन केस ऑफ बर्ड्स क्या होता है, ये अपना यूरिक एसिड या गुआनिन बना लेते हैं एंड इसके साथ ये क्लोआका से वो एक साथ वो इजेक्ट कर सकते हैं, है ना? इसीलिए ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन टू दिस इज व्हाई आर बर्ड पूप वाइट? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ यूरिक एसिड और गुआनिन, है ना? आंसर है बी, यूरिक एसिड. बर्ड्स का बात आ ही गया तो फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट द पीएच ऑफ द एवियन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय व्हिच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स? बाइकार्बोनेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, एसीटेट, क्लोराइड्स. अभी पीएच मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोई भी अगर एसिड या बेस आ गया तो फिर पीएच गड़बड़ हो जाता है. एंड पीएच गड़बड़ हो जाता है तो हमारे सिस्टम में या कोई भी एनिमल के सिस्टम में बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन हो सकते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक बफर सिस्टम बनाते हैं. ये बफर सिस्टम में क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, जो बाय द वे हिंट इसका आंसर है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं. ये कार्बोनिक एसिड फिर से टूट के बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं. एंड यही अगर एसिड आता है या फिर बेस आता है उनको काउंटरएक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. तो फिर यहाँ पे आंसर है ए, बाइकार्बोनेट, है ना? करेक्ट. नेक्स्ट, पीएच का बात आ ही गया तो फिर पीएच से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे हम. पहला क्वेश्चन इजी है, देखते हैं. इफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन of an aqueous solution is 0.001 molar, then the pOH of the solution is. भाई pH तो सुना है, pOH क्या है? pOH है pH मतलब 14 माइनस pH, क्योंकि pH प्लस pOH दोनों मिला के 14 होता है स्केल में, है ना? चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी. हमको पता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, रादर pH कितना है ना? नहीं पता. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और pH का मतलब है माइनस log 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. pH का मतलब है माइनस log 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे दिया गया है 0.001 मतलब 10 टू द पावर -3. तो फिर अगर ये 10 टू द पावर -3 के -3 को यहाँ पे लाए तो log 10, pH निकल गया 3. बहुत ईजी है, मतलब बस बिठा दो फॉर्मूले में, आंसर मिल गया आपको.
और क्या कहा था मैंने, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। तो फिर पीओएच कितना निकलेगा, 14 माइनस 3, आंसर इज 11। आंसर इज 11, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मिल गया। अभी इससे थोड़ा सा टफ करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन दिया गया है अभी विद द H प्लस आयंस। ओ अच्छा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस मांगा है, आई एम सॉरी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस इन अ सॉल्यूशन with the H plus ions concentration of 1.3 into 10 to the power minus 4 molar is। अभी हमने बात किया कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों मिला के पीएच स्केल में 14 बनाते हैं, है ना। तो इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस ये है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों मिला के 10 to the power minus 14 होता है। समझ में आया? फिर से कहता हूं, देखिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों मिला के 10 to the power minus 14 होता है। इसमें एक दिया हुआ है आपके पास, तो दूसरा निकालने में कितना टाइम लगेगा, 7.7 into 10 to the power minus 11। आंसर है डी, है ना। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी निकल गया, है ना। चलिए अभी देखते हैं, which one of the following statements about ecosystem energetics is wrong or incorrect? Option A, the metabolic requirements of poikilotherms are higher than that of homeotherms। poikilotherms है क्या, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, और होम्योथर्म्स है क्या, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर रेंज पे रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। Autotrophs form the base of food chain in natural ecosystems। Not really। in मतलब statement सही है, incorrect नहीं है ना। In terrestrial ecosystems, most of the primary production is consumed by detrivores and not herbivores। ये बहुत important है दोस्तों। आपको लगता होगा कि herbivores है सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी कंज्यूम करने वाले, मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन जो है, लेकिन डेट्रीवोर्स जो है वो उससे भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। डेट्रीवोर्स क्या है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियम टाइप के हैं, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 10% एनर्जी ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। ये भी सही है। अगर यहाँ पे प्लांट्स बना रहा है 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो गोट खा रहा है 90 यूनिट्स, तो उसके बाद जो टाइगर है वो खा रहा है 90 माइनस 9 कितना होता है, 81 यूनिट्स। तो ऐसे घटता रहता है, जब भी आप ऊपर जाओगे एनर्जी घटता रहेगा। तो आंसर है ए बाय द वे। क्यों आंसर ए है? जो पोइकिलोथर्म्स है वो अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव होते, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते तो फिर वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते, है ना। अगर आप यहाँ पे ख्याल करेंगे, आई डोंट नो कितना दिख रहा है, ये एक लिजर्ड है, एंड ये लिजर्ड आप एकदम देखोगे तो बैकग्राउंड के साथ एकदम वैनिश हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एकदम जो एनवायरनमेंट है उसी के टेम्परेचर में रहता है। ख्याल कर सकते हो यहाँ पे एक हाथ भी है, वो इंसान का हाथ है। इंसान क्या है? पोइकिलोथर्म तो नहीं है ना नहीं, वो अपना होम्योथर्म्स है। तो होम्योथर्म्स क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं। सो यहाँ पे देखिए, द हैंड स्टिक्स आउट ऑफ द एनवायरनमेंट, बट द लिजर्ड लुक्स लाइक इट हैज डिसअपियर्ड इनटू द एनवायरनमेंट, है ना। तो यहाँ पे एक और होम्योथर्म है हमारा लायन बाबा जी। तो ये भी आप देखोगे, इफ यू चेक द एनवायरनमेंट, he really stands out in a thermal camera like a glowing lion. So he's a homeotherm. He's a mammal. He's a homeotherm. So they have a lot of more metabolic requirements than that of poikilotherms. So answer A, the statement is wrong. Answer A is the correct answer. है ना? चलिए next question. Which of the following is correct statement about primate evolution? मतलब हमने पहला वाला देखा था इनकरेक्ट था, अभी करेक्ट वाला है। ये कैपिटल में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। Chimpanzees and gorillas evolved from macaws.
Humans and chimpanzees evolved from gorillas. Human, chimpanzees and gorillas evolved from a common ancestor. Humans and gorillas evolved from chimpanzees. अभी फिर से ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लर्न करना पड़ता है, ये वैसा कुछ है, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का, है ना। यहाँ पे देखिए, लेमर्स है, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, गिबन्स, ओरेंगोटैंस, गोरिल्ला, शिम्पैंजीज, ह्यूमंस। हाँ, तो आप अगर देखेंगे एक एक करके लेते हैं। शिम्पैंजीज एंड गोरिल्लास इवॉल्व फ्रॉम मैकाउस। मैकाउस है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ठीक है। तो शिम्पैंजीज एंड गोरिल्लास इवॉल्व फ्रॉम मैकाउस, नहीं, ये बहुत दूर है। अच्छा, बेसिकली ये अपना पहला एंसेस्ट्रल प्राइमेट था। यहाँ से ब्रांच होके पहले लेमूर आया, फिर यहाँ से ब्रांच होके फिर टार्सियर्स आया, फिर यहाँ से ब्रांच होके न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आए। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के साथ साथ ब्रांच हुआ था जहाँ से गिबन्स मिले। ओरेंगोटान्स के साथ साथ ब्रांच हुआ था गोरिल्ला, शिम्पांजी, ह्यूमंस। ऐसे ये यहाँ पे ब्रांच होते होते जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ह्यूमंस एंड शिम्पांजीज इवॉल्व फ्रॉम गोरिल्लास, ह्यूमंस एंड शिम्पांजीज डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम गोरिल्लास, ये सेम ब्रांच है। तो नहीं, ह्यूमंस एंड गोरिल्लास इवॉल्व फ्रॉम शिम्पांजीज, ह्यूमंस एंड गोरिल्लास इवॉल्व फ्रॉम शिम्पांजीज, नहीं, वो भी नहीं है। तो आंसर है सी, ह्यूमन, शिम्पांजीज एंड गोरिल्लास इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ह्यूमन, शिम्पांजीज एंड गोरिल्लास इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर हियर, है ना। सो बस इतना ही, कुछ चीजें होते हैं जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये उनमें से वैसा है जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कौन कहाँ से इवॉल्व हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर इज ह्यूमन, शिम्पैंजीज एंड गोरिल्लास इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। आंसर इज सी। Which of the periods listed below, which one is the earliest period when ostracoderms, the jawless and finless fishes appeared? आपको अगर मैं ये दिखाऊं तो आप डर मत जाना, ये यहाँ पे पूरा इयन है, यहाँ पे एरा है, यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स है, और यहाँ पे मिलियन ऑफ ईयर से वो कितने आगे हुए थे। तो ऑस्ट्राकोडर्म्स जो है वो जॉलेस एंड फिनलेस फिशेस है, वो आए थे सिलुरियन पीरियड में, है ना। सिलुरियन पीरियड सही आंसर है डी, सिलुरियन पीरियड। एंथ्रोपोसीन है क्या? एंथ्रोपोसीन refers to the geological age during which the earliest hominids radiated from their ancestral forms. Human activity significantly influenced climate and environment. Arthropod radiation was highest, and the arthropod radiation significantly influenced climate and environment. अभी आपको जब ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ता है। एंथ्रोपोसीन, एंथ्रो जब भी आता है तभी कहीं ना कहीं ह्यूमन का मामला आ ही जाता है ना। तो एंथ्रोपोसीन है क्या? बेसिकली एंथ्रोपोसीन जो है वो ह्यूमंस जो है अपना जो एनवायरनमेंट अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, उसी एज को एंथ्रोपोसीन कहते हैं हम लोग। समझ में आया क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, या फिर हम लोग आसपास का जो रिसोर्सेज है वो यूज करते हैं। रिसोर्सेज यूज करने से क्या हो रहा है? ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। सो द एज where human activity significantly influenced climate and environment is called Anthropocene. Correct answer is B, है ना। अभी आते हैं एवोल्यूशन बायोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में, जॉन द बैप्टिस्ट लमार्क। जॉन द बैप्टिस्ट लमार्क ने क्या प्रपोजल दिया था? बाय द वे, लमार्क एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वेश्चन। A. Natural selection, B. Survival of the fittest, C. Mutations, and D. Inheritance of acquired characteristics. पहले दो जो है आपको आंख बंद करके भी पता होगा कि वो चार्ल्स डार्विन के है थियोरी से, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट लमार्क जो किए थे वो है डी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑर्गन ऑर्गेनिज्म का काम में आए तो फिर वो ऑर्गन डेवलप होता है एंड वही कैरेक्टर अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लमार्कियन एवोल्यूशन, यहाँ पे देखिए ये जो है ये छोटे साइज के जिराफ है जो पैर तक उनका गला जाती नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज इन्होंने ये ऑर्गन बार बार यूज़ किया, उनके जो बेबीज है वो लंबे लंबे नेक वाले बन गए. अभी ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डिबंक किया गया था, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये एकदम इनकरेक्ट नहीं है. कभी कभी नेचर भी इन्फ्लुएंस करता है जेनेटिक्स को. तो लमार्कियन प्रिंसिपल ऑल्दो हैज बीन डिबंक्ड इज नॉट एंटायरली इनकरेक्ट. ये लेके अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं. बाय द वे यहाँ पे आंसर है डी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन के बारे में तो हमको सबको पता है, लेकिन who among the following scientists proposed the theory of natural selection independently of Charles Darwin? Meet Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace was known as the father of biogeography, है ना, father of biogeography. क्यों? Because he worked on the Amazon basin and the Malay Islands, where he did his own experiments and independently came up with the theory of natural selection. Isn't it amazing? The truth always comes out, and independently nonetheless. So, in this case, A. Alfred Russel Wallace is the correct answer, but I would highly encourage you, if you are aiming to be a scientist, go read about Carl Linnaeus, Georges Cuvier, and John the Baptist Lamarck, obviously. Please do so. Okay, moving on to the next question. The concept of vaccination, please, please read about Edward Jenner also, the story is amazing. The concept of vaccination arose from Edward Jenner's observation that injecting inactivated anthrax spores in sheep protected them from anthrax. Injecting humans with tuberculosis-infected lung extracts protected them from tuberculosis. C. Milk maize previously infected with cowpox did not contract smallpox. And D. Injecting inactivated rabies virus in humans protected them from rabies. So, which of them is correct? Edward Jenner was a doctor, and what he noticed was that there were many milkmaids who had sores in their bodies, and these sores were from cowpox. And there was a smallpox. Smallpox was very prevalent and very deadly at that time. But interestingly, none of these milkmaids had ever contracted smallpox. So what he observed was there must be a relation between the cowpox and the smallpox. So what he did was he took out these fluid from the smallpox, rather cowpox pustules, and injected a kid with it. And then, just to be sure, he injected the kid with smallpox fluid as well. This was extremely dangerous because the kid could have died. But because of this experiment, he saw that the smallpox could not affect the kid because of the cowpox already in the system. And this gave rise to the concept of vaccination. And this is the reason the whole world today is running after some sort of vaccine to get the cure, rather not to get the cure, to prevent ourselves from one of the most deadly diseases we have ever contracted. Just to nail the hammer, this was the red marks the area of the world where polio once was very common. This was in 1988, and after a worldwide vaccination drive in 2014, if you notice, the polio has almost been eradicated.
So please take care of yourself and get vaccinated whenever you get time. Be safe and keep others safe too. Next question. हाँ, फिर से हम मैथ्स करने वाले. A cell weighing 1 milligram grows to double its initial mass before dividing into two daughter cells of equal mass or weight. So 1 मिलीग्राम का सेल है, उससे 2 मिलीग्राम का सेल बन रहा है, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बढ़ रहा है. Okay? Assuming no death, all are immortal. At the end of 100 divisions, what will be the ratio of mass of the entire population of the cells to the mass of the earth? Just imagine. 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64. So ऐसे 100 divisions होंगे. ऐसे हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है जेनेटिक्स में, है ना, जहाँ पे हमको निकालना पड़ा था कि कितने सेल्स होंगे आफ्टर से n डिविजन्स और n जनरेशन टाइम. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. n, where n is the number of generations of the bacteria or the cell in this case. 2 to the power n is the number of bacteria at the end of time point. यहाँ पे n दिया गया है 100. So 2 to the power 100 कैसे निकाले? नहीं निकाल सकते. लेकिन हमको कहा गया है कि assume 2 to the power 10 is approximately equal to 1000. So 2 to the power 10 to the power 10, 2 to the power 100 है. तो 1000 to the power 10 is equal to 2 to the power 100. तो निकलता है 10 to the power 30 milligrams, which is equivalent to 10 to the power 24 kg. So next है रेशियो निकालना है हमको, है ना, मास ऑफ द सेल्स बाय मास ऑफ द अर्थ. तो मास ऑफ द सेल्स ना 10 टू द पावर 24 kg, मास ऑफ द अर्थ इज 10 टू द पावर 24 kg. सो रेशियो निकला कितना? 1. आंसर इज सी, 1, है ना. चलिए अभी थोड़ा कुकिंग कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है ये है, इफ राइस इज कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर ऑन अ सियाचिन ग्लेशियर एट सी बीच एंड ऑन Deccan Plain, which one of the following is correct about the time taken for cooking rice? अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसका सरफेस का प्रेशर के ऊपर. अगर आप प्रेशर देखेंगे तो सी लेवल में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. आप जितना ऊपर जाएंगे उतना प्रेशर घटता रहेगा. सो इन दिस केस सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होगा? सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में. फिर प्रेशर घटेगा कहाँ पे? डेक्कन प्लेटो पे, क्योंकि वो एलिवेटेड है. और प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा अपना सी बीच में, है ना. सो आंसर क्या है? आंसर इज बी. इट गेट्स कुक्ड फास्टर एट सी बीच, है ना. चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात आ ही गया तो फिर लास्ट ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 millimeter ऑफ मर्क्यूरी एट द सी लेवल. विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द नियरेस्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली क्वेश्चन है केमिस्ट्री का. आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है. पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए कि एयर में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. देखिए कितना सारा राइटिंग आ गया पीछे. तो एयर में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है? एयर में हमारे पास है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो इसका मतलब क्या है? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर में आपको 0.04 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा. अभी पार्शियल प्रेशर निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन. अभी मोल फ्रैक्शन क्या है सर जी? आप बोलोगे कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए XCO2 कहते हैं हम. मोल फ्रैक्शन के लिए क्या है? परसेंटेज इनटू एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर कट जाएगा अपने से, तो 0.04 डिवाइड बाई 100 अपना मोल फ्रैक्शन निकल रहा है
0.0004 है ना। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है अभी यहाँ से? पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। तो 0.0004 इंटू 760 मिलीमीटर, आंसर निकल जाता है 0.304, विच इज ऑप्शन सी 3 to 3.1 एंड ऑप्शन इज सी, यहाँ पे गलत है, ऑप्शन इज सी 3 to 3.1। सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज ए 0.3 to 0.31, 0.304 आंसर आया है। आई एम सॉरी फॉर दिस, 0.304 आंसर आया है। ऑप्शन ए है 0.3 to 0.31, सो इसके अंदर ही आ रहा है, आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ टिके रहने के लिए, एंड ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, या फिर पसंद नहीं भी आया होगा तो भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है। आई होप। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।